हाय बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पर हम लोग दो डेरिवेशंस भी सीखेंगे और उससे रिलेटेड डिवेलपमेंट्स। आज का हम लोग का टॉपिक जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क के ऊपर है कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क कब होता है, वर्क बोलते किसको। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताया, वर्क तब होता है या उससे पहले सबसे पहली चीज थर्मोडायनामिक्स में हमेशा जो कंटेनर हम लोग का होता है, जो हम लोग कंसीडर करते हैं, वो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। ये बात याद है कि जो भी एक्टिविटी, जो भी चीज मैं स्टडी कर रहा हूँ, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो या कोई भी हो, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी स्टेट में हो, हम लोग उसको पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में रखते हैं। समझ में आया? अब वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क कब होता है? अगर मेरा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर का जो पिस्टन है, ये जो होता है ये पिस्टन होता है। अगर मेरा पिस्टन अपनी जगह से ऊपर या नीचे हुआ, इसका मतलब यहां पर वर्क हुआ। अब दो पॉसिबिलिटी है, या पिस्टन अपनी जगह से ऊपर जा सकता है या पिस्टन अपनी जगह से नीचे जा सकता है। अगर पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है, जैसे इस केस में ये एग्जांपल है, जैसे कि रिएक्शन है डीकंपोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड का डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब होता है कोई एक सब्सटेंस एक से ज्यादा पार्ट में ब्रेक हो रहा है। जैसे ये रिएक्शन को देखो, मैंने कंटेनर के अंदर H2O2 लिया, मतलब इसके अंदर H2O2 है, समझ में आया? इसको हीट किया तो ये ब्रेक हो गया, किस पार्ट में? वाटर बन गया और ऑक्सीजन बन गया, दो चीज में ब्रेक हो गया। अब ये रिएक्शन के दौरान क्या होता है मालूम? मेरा जो पिस्टन है ना वो ऊपर चले जाता है। इस केस में हम लोग का पिस्टन देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने को हम लोग बोलते हैं एक्सपांशन हो रहा है। समझ में आया? तो गया ना पिस्टन ऊपर, इसका मतलब इस केस में वर्क हुआ। अब ये वर्क को फाइंड कैसे करेंगे, तो ये तो हम लोग आगे के टॉपिक में देख लेंगे, आगे आज का लेक्चर ही उसके ऊपर है। लेकिन पहले हम लोग को वर्क समझना पड़ेगा, वर्क बोलते कब है। अगर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में पिस्टन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है, या वो ऊपर जा रहा है या वो नीचे मूव हो रहा है, इसका मतलब उस केस में हम लोग ये बोलते हैं कि वर्क हो रहा है। जैसे इस केस में वर्क हुआ। अगला एग्जांपल में देख क्या है, ये एक एग्जांपल है जिसमें अमोनिया गैस और HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस, हाइड्रोक्लोरिक, ये लोग दोनों का रिएक्शन हो रहा है और अमोनियम क्लोराइड बन रहा है NH4Cl। अब इस रिएक्शन में हम लोग का जो पिस्टन है ना, ये है वो रिएक्शन। इस कंटेनर के अंदर अमोनिया है और HCl दोनों है, आपस में रिएक्शन हुआ और बना NH4Cl। अब इस केस में मेरा पिस्टन क्या हो गया? नीचे चला गया, नीचे जा रहा है पिस्टन, समझा? तब भी यहां पर वर्क। अब वो कितना हुआ वो हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर में कि वो फाइंड कैसे करते हैं। फिलहाल अभी क्वेश्चन ये है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें याद क्या रखने का। तो मेरा पहला एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, जिसका रिएक्शन मैंने यहां लिखा। अब इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? इन दिस केस ये वर्क को बोलते हैं क्या है, वो ध्यान दो कि वर्क के नाम क्या है। जब मेरा पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है ना, तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्सपांशन। जब हम लोग का पिस्टन एक्सपांड हो रहा है तो वैसे वर्क को वर्क ऑफ एक्सपांशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क ऑफ एक्सपांशन। ये वर्क ऑफ एक्सपांशन को जब हम लोग न्यूमेरिकली, अगर न्यूमेरिकल में हम लोग को ऐसा दिया कि गैस एक्सपांड हो रही है, तो वो वर्क को हम लोग को नेगेटिव साइन से डिनोट करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में ऐसा दिया है, ए गैस एक्सपांड्स बाय डूइंग ए वर्क ऑफ 50, तो ये जो 50 जूल का वर्क दिया रहेगा ना, इसको माइनस लेना पड़ेगा, -50। देखो क्वेश्चन में नेगेटिव दिया नहीं रहेगा, नेगेटिव हम लोग को एक्सपांशन दिया है तो हम लोग को लेना पड़ेगा खुद से, अगर नहीं लेंगे तो सब गलत हो जाएगा। तो एक्सपांशन वाले वर्क को नेगेटिव माना जाता है, और यही वर्क को एक सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग और क्या बोलते हैं, ये केस में, इस केस में जिसमें पिस्टन ऊपर जा रहा है, इन दिस केस इट इज सेड दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम। क्या इस केस में सिस्टम वर्क कर रहा है? किसके ऊपर? सराउंडिंग के ऊपर। पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे तो इसको ऐसा लिखते हैं, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। समझ में आया? जब पिस्टन ऊपर जाता है ना, तो इसको एक्सपांशन भी बोलते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। सेम वैसे ही उसके बाजू में देखो क्या है,
रिएक्शन बिटवीन NH3 एंड HCl, NH3 और HCl मिला, क्या मिला, NH4Cl मिला, अमोनियम क्लोराइड बना। अब इस केस में थर्मोडायनामिक्स की लैंग्वेज में इस वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं, इन दिस केस इट इज सेड दैट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इस केस में वर्क किसके ऊपर हो रहा है, देखो ये वर्ड्स पे ध्यान दो, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। यहां पर सराउंडिंग वर्क कर रहा है सिस्टम के ऊपर, यहां सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर। यही वर्क को सिंपल लैंग्वेज में हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन। और जब कॉम्प्रेशन होता है ना तो वैसे वर्क को पॉजिटिव साइन से डिनोट करना पड़ता है थर्मोडायनामिक्स में, इट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो ये चीजों को अच्छे से, ये सब अपनी नोटबुक में नहीं, नोट टेक्स्ट बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में खाली ये दिया है, लेकिन ये सब चीज हम लोग को पता होना चाहिए, सब चीज का नोट बना, ये सब अपनी नोटबुक में कॉपी करते हैं। समझ में आया? जब ये तुम लोग को आएगा तो आगे का लेक्चर तुम लोग को समझ में आएगा। तो पहले इसको अच्छे से ड्रॉ करो, अच्छे से लिखो, अच्छे से समझो, देख लो क्या है। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन, पहला डेरिवेशन थर्मोडायनामिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन और काफी न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड है। क्या दिया क्वेश्चन में, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये जो डेरिवेशन में डिराइव कर रहा हूँ, इस टाइप का जो वर्क है इसको प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलते हैं। क्या है ये मैं समझाऊंगा, लेकिन यही क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन इस तरीके से लिखा पहले फॉर्म में, लेकिन बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है, derive an expression for work done against constant external pressure। मतलब ऊपर से जो प्रेशर है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। अब ऊपर का प्रेशर कैसा चेंज होता है, अगर मैं पिस्टन के ऊपर वजन रख दूंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर मतलब दबाव, नीचे की गैस पे दबाव। तो अभी पिस्टन का वजन तो सेम है ना, पिस्टन के ऊपर कोई लोड नहीं रख रहा हूं, मतलब ऊपर का जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आया? तो इस केस में हम लोग ऊपर से कोई और एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, पिस्टन जो गैस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है कांस्टेंट है। मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, सोच ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इनिशियली पिस्टन ये जगह पे था, ये स्टार्टिंग की पोजीशन है और इसके अंदर कोई गैस है। अब ये अंदर कोई रिएक्शन हुआ, ये एक हम लोग का कंसीडरेशन ऐसा सोच के साथ हम लोग डेरिवेशन डिराइव करेंगे कि अंदर कोई रिएक्शन हुआ, जैसा भी हम लोग ने देखे थे ना डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, तो वैसे टाइप का कोई रिएक्शन हुआ जिससे पिस्टन ऊपर चला गया। अब पिस्टन ऊपर गया, इसका क्या मतलब हुआ, मेरे पिस्टन के ऊपर वर्क हुआ, गैस ने कुछ फोर्स एक्सर्ट किया। देखो साइंस में, फिजिक्स में भी, या फिजिकल केमिस्ट्री हो या फिजिक्स वाला टॉपिक हो, वर्क का मतलब होता है अगर हम लोग किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और अगर मेरे फोर्स अप्लाई करने से वो चीज क्या हो रही है, मूव हो जा रही है, इसका मतलब उस केस में वो चीज, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हुआ। जैसे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, अब इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, ये मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं लेकिन ये मूव नहीं हो रहा है, तो फिजिक्स के हिसाब से इसके ऊपर वर्क नहीं हो रहा। वर्क का मतलब होता है when a force is exerted on any object and due to this force if the object displaces, अगर ये ऑब्जेक्ट मूव हो गया तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या हुआ, वर्क होगा। तो यहाँ इस केस में भी मेरे पिस्टन के ऊपर गैस क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, गैस के मॉलिक्यूल जो है वो कंटिन्यूअसली टकराएंगे जिससे पिस्टन ऊपर जाएगा। तो इस केस में पिस्टन पे वर्क हुआ, तो यही वर्क का फॉर्मूला मेरे को डिराइव करने का है। बहुत सिंपल, दो ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन समझना चाहिए, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, समझ में आएगा। तो ध्यान दो, इधर स्टार्ट कैसे करेंगे अपने आंसर को। पॉइंट वाइज लिखेंगे आंसर को, ये पहला पॉइंट, या तुम लोग ऐसा पॉइंट बनाओ या फर्स्ट लिख दो तो भी चलेगा। चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं तुम लोग के लिए। Consider
एन आइडियल गैस। ये सोच, एक आइडियल गैस है, आइडियल गैस मतलब नॉर्मली जो गैस हम लोग यूज करते हैं वो। enclosed in a frictionless मतलब अपने को जो डायग्राम फ्रिक्शनलेस का मतलब ये होता है, मैंने देखो क्या लिखा, फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पिस्टन जो है ना वो स्मूथली मूव हो सकता है, कोई जाम नहीं है, वहां कोई जंग नहीं लगी है। समझ में आया? जब गैस इसको धक्का देगा ना, थोड़ा भी गैस धक्का देगा तो पिस्टन ऊपर मूव होएगा, वो जाम नहीं है, स्मूथ है। समझा? ये मेरा पहला पॉइंट। लेट लेट V1 बी द इनिशियल वॉल्यूम। मतलब इस केस में जब पिस्टन में इधर है तो अंदर जो जगह बची है, जो अंदर जगह है, जो वॉल्यूम है वो V1 है। लेट V1 बी द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस। यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, ध्यान दो। लेट द गैस एक्सपांड्स। मतलब मेरी जो गैस है ना वो मेरे पिस्टन पे क्या कर रहा है, प्रेशर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिससे मेरा पिस्टन ऊपर जा रहा है। लेट द गैस एक्सपांड्स अब ये पॉइंट हम लोग को समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे अंदर की गैस ने क्या किया, मेरे पिस्टन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया। जब पिस्टन पे उसने फोर्स एक्सर्ट किया तो मेरा पिस्टन ऊपर चला गया। कितना ऊपर गया? d डिस्टेंस। अब ये पिस्टन यहां से यहां आ गया, तो अब जो अंदर की जगह बची, अब जो अंदर जगह बढ़ गई ना जगह, अब वॉल्यूम चेंज हो गया, तो अब जो वॉल्यूम बना वो वॉल्यूम को मैंने डिनोट किया v2 से। डिस्टेंस d अलग चीज है, v2 अलग है। पिस्टन मूव हुआ d डिस्टेंस, समझ में आया? तो जिससे अंदर की जगह कितनी इंक्रीज हो गई, अब अंदर की जगह कितनी हो गई, v2 हो गई। आगे समझ में? अब ध्यान दो इधर, अब यहां से हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो अब जो वर्क हो रहा है, जो गैस वर्क कर रहा है मेरे पिस्टन के ऊपर, उसको मूव किया ना, तो ये वर्क को हम कैसे लिख सकते हैं? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर एक नेगेटिव की साइन दे रहा हूं। क्यों नेगेटिव? बहुत ध्यान से सुनना। ये जो फोर्स F है, ये कौन सा फोर्स है? ये अगर हम लोग को नहीं समझ में आता है तो हम लोग साइंस में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग अच्छे से सब्जेक्ट को समझ नहीं रहे। एकदम ध्यान से सुनो। ये है मेरा पिस्टन, पिस्टन के नीचे गैस है जो उसको ऊपर की तरफ मूव कर दिया।
और पिस्टन का खुद का भी कुछ वजन है जिसके अपने वजन की वजह से वो नीचे की तरफ फोर्स एक्सर्ट करता है, बराबर। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं ये 1 मिनट बहुत ध्यान से सुनो। हम लोग जब वर्क का फॉर्मूला लिखते हैं तो जो फोर्स हम लोग लिखते हैं वो फोर्स वो नहीं होता है जो हम लोग की गैस ने अप्लाई किया। ये जो फोर्स हम लोग लिखते हैं वो कौन सा फोर्स होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में से एक्ट हो रहा है। पिस्टन की वजन की वजह से जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है ये फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? हम लोग के पिस्टन के वजन, पिस्टन का खुद का कुछ मास है ना, उसके मास की वजह से वो नीचे की तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और गैस उसके ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो गैस जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो फोर्स हम लोग नहीं यूज करते हैं फॉर्मूले में। जो अपोजिट डायरेक्शन में पूरे फिजिक्स में भी ऐसा ही होता है। ये सबको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, ये सब हम लोग को पता होना चाहिए कि जो अपोजिट डायरेक्शन में से फोर्स आता है ना ये हम लोग को यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो ऊपर से फोर्स आ रहा है ना ये फोर्स हम लोग का यूज होगा। तो माइनस की साइन क्यों लिया? ऊपर से फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है और पिस्टन मूव हो रहा है ऊपर की तरफ, दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव की साइन। अगर तुम लोग टेक्स्ट बुक से ये डेरिवेशन करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। समझ में आया? तो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा समझो और वैसा सीखने की कोशिश करो। इन दिस केस negative sign indicates that, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर और अच्छे से स्पेसिफाई कर रहा हूं क्योंकि एक्सटर्नल वर्ड यूज करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स F is टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है इसलिए नेगेटिव की साइन है, बराबर। ये इक्वेशन नंबर मेरा भाई सबको समझ में आ रहा है। अब उसके बाद एक छोटी सी लाइन और लिख रहा हूं। अब हम लोग को मालूम है ये हम लोग ने स्कूल में भी पढ़े थे, 11th के पहले दूसरे लेक्चर्स में भी पढ़े हैं क्या फोर्स और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हम लोग ने यहाँ जो फोर्स यूज किए ना ये फोर्स जो पिस्टन अप्लाई कर रहा है वो है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। When A is the ये A रिप्रेजेंट करता है मेरे पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब पिस्टन गोल है ना। अब जैसे ये मेरा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है तो पिस्टन भी ऐसे ही रहेगा ना, ये गोल है ना पूरा। तो ये जो नीचे का एरिया होता है ना इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ऐसे ही होता है, अंदर एक ढक्कन है जो ऊपर नीचे मूव हो रहा है। तो जितना सिलेंडर का एरिया होता है उतना पिस्टन का भी एरिया होता है, दोनों गोल होते हैं। तो ये जो नीचे का एरिया दिख रहा है ना इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ में आया? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का बेस्ट एग्जांपल तो इंजेक्शन होती है ना, इंजेक्शन, वो इंजेक्शन जो है वो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का एक अच्छा एग्जांपल है। जितना इंजेक्शन की बॉडी का एरिया होता है उतना ही पिस्टन का होता है कि अगर एरिया सेम नहीं रहेगा तो वो लूज हो जाएगा, पिस्टन आराम से ऊपर नीचे मूव होएगा। तो दोनों का एरिया सेम होता है। समझ में आया क्या हुआ? बस अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दो इधर। तो मेरे को ये बताओ, तो देयरफॉर यहां से F कितना आएगा? ये A को इधर भेज दूंगा तो मेरे को पता है F कितना आएगा। F इज इक्वल टू, और थोड़ा इजी करने के लिए यहां पर मैं एक्सटर्नल वर्ड लिख देता हूं। एक्सटर्नल मतलब हम लोग कौन सा प्रेशर ले रहे हैं? एक्सटर्नल वाला। जो फोर्स ले रहे हैं वो भी कौन सा है?
एक्सटर्नल, तो इससे और इजीली तुम लोग को समझेगा। समझा? अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साथ में, आ रहा है कुछ समझ में? पहले इतना देख लो अच्छे से, बस 2-3 ही लाइन है, ज्यादा कुछ नहीं बचा है। एक बार इसको अच्छे से कॉपी करो, बस कुछ भी नहीं करने का है। अब ये जो फोर्स का वैल्यू भी लाना है, इसको यहां पर ला के रख देने का है। देखिए ना, मैं लिख के दिखाता हूं। Therefore, from equation 1 and equation 2, मैं बोल सकता हूं ऐसा, ये एक्सटर्नल फोर्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से समझो। क्या इक्वेशन 1 जो ये है ना, ये इक्वेशन 1 दो ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, बोल रहा हूं ना, और एग्जाम में 3-3 मार्क्स में पूछता है। मैं फोर्स की जगह पे रख रहा हूं प्रेशर इनटू एरिया, माइनस की साइन पहले से करें, प्रेशर इनटू एरिया, और उसके आगे ऑलरेडी क्या उसमें बराबर। अब एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डी, डी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पिस्टन कितना मूव हो रहा है, हाइट है वो पिस्टन कितना हाइट मूव हो रहा है, एरिया इनटू डी, ये जो टर्म है ना, चल पहले इतना तो देख लो तुम लोग क्या है, बस थोड़ा सा बचा है, मैं इसको रख करके 2-3 लाइन और लिखने का वो बता दूंगा, इसको एक बार अच्छे से देख लो। चलो उसके आगे मैं इसको रब करता हूं। देखो ये हम लोग ने स्कूल में पढ़े थे, ए रिप्रेजेंट कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया को और डी रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट। सिलेंडर के केस में एकदम अच्छा एग्जांपल यहीं पर देता हूं। ये एक पानी की बोतल है, देखो इसमें पानी दिख रहा है। अभी अगर कोई मेरे से पूछेगा सर ये पूरा पानी का बोतल तो 1 लीटर है, सर इतना पानी कितना है, ये आधा नहीं, आधे से थोड़ा और ज्यादा है, सर ये इतना वॉल्यूम कितना बताओ, तो क्योंकि मेरी बोतल सिलिंड्रिकल शेप है ना, सिलेंडर का हम लोग वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। अगर मेरे को किसने ये पूछा सर ये जो बोतल में पानी है कितना लीटर है बताइए, एग्जैक्ट वैल्यू, जजमेंट करके नहीं बल्कि कैलकुलेट करके। तो कैसा कैलकुलेट करते हैं मालूम, नीचे का जो एरिया होता है जिसको क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये एरिया को हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है हाइट से। एरिया इनटू हाइट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम। सिलेंडर के केस में एरिया इनटू हाइट रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को। तो इस केस में भी ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को और डी रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को। तो ए इनटू डी, ये जो टर्म दिख रहा है ये टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है इतना वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, यहाँ के वॉल्यूम, और यहाँ का जो वॉल्यूम है ये V2 नहीं है, V2 तो पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा टोटल वॉल्यूम जो कंटेनर का वो V2 है। तो इतना जो वॉल्यूम है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वॉल्यूम। पिस्टन के ऊपर मूव होने से वॉल्यूम में कितना चेंजेस आ रहा है उसको। तो मैं बोल सकता हूं बट A इंटू डी ये रिप्रेजेंट करता है डेल्टा V को। डेल्टा V का मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऐसा, जिसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं इस पिस्टन के ऊपर जाने की वजह से वॉल्यूम में कितना चेंजेस आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू, और ये टर्म की जगह में हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा। सो दिस इज द required expression
for work done against constant external pressure, जिसको और क्या बोलते हैं, और पीवी वर्क, प्रेशर वर्क में बोलते हैं इसको। तो ये हम लोग का डेरिवेशन था, समझा? एकदम सिंपल है, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आ जाएगा। देख लो एक बार उसको अच्छे से और कॉपी करो। ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लगेगी, ध्यान देने का सब बच्चों को। क्या थी क्वेश्चन, ऐसा दिया है, डिराइव एन एक्सप्लेनेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। अब मैक्सिमम वर्क क्या है वो मैं तुम लोगों को समझाऊंगा। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से ऐसा पूछता है, डिराइव एन एक्सप्लेनेशन फॉर वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, अब क्वेश्चन ये सर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या, तो मैंने तुम लोगों को रिवर्सिबल प्रोसेस इससे पहले के लेक्चर में बता चुका हूँ। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पिस्टन यहाँ पर है और पिस्टन को जाने का ये जगह यहाँ पर आने का, लेकिन वो पिस्टन जो है डायरेक्टली नहीं आएगा बल्कि बहुत स्लो आएगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर होएगा। और थोड़ा क्यों ऊपर होएगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर जिसको हम लोग ड्राइविंग प्रेशर बोलते हैं और ऊपर से जो एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है उन लोग में डिफरेंस बहुत कम है। इस वजह से पिस्टन एक झटके में ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर मूव होएगा, मतलब पिस्टन यहाँ से यहाँ जाने काफी टाइम मिलेगा। और इस प्रोसेस में जो वर्क होता है ये वर्क को मैक्सिमम बोलते हैं। तो ध्यान दो, इसको कैसे डिराइव करेंगे देख लो। Consider n moles. n moles मतलब अब वो गैस कुछ तो ग्राम रहेगी ना, तो ग्राम्स में नहीं लिखते हैं उसके अमाउंट, उसकी क्वांटिटी को हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में लिखते हैं जिसको मोल्स बोलते हैं। कंसीडर n moles of an ideal gas enclosed in a frictionless piston cylinder arrangement as shown in let P be the अंदर से जो प्रेशर, जो गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको ड्राइविंग प्रेशर बोलते हैं, P है। और पिस्टन जो अपने वजन की वजह से जो प्रेशर इस डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है उसको P एक्सटर्नल बोलते हैं, P एक्सटर्नल प्रेशर। तो लेट P and P external be the driving and external pressures. Since the process is reversible, ये कौन सा प्रोसेस है, हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं रिवर्सिबल के लिए ना, मैक्सिमम वर्क रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है, मतलब रिवर्सिबल देखो दिया है, सिंस द प्रोसेस इज रिवर्सिबल,
तो अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो ड्राइविंग और अपोजिंग प्रेशर में क्या डिफरेंस आएगा सर? दोनों में बहुत कम डिफरेंस आएगा। मैंने वैल्यू भी बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल ये ड्राइविंग प्रेशर जो है वो 100 है तो अपोजिंग वाला आएगा 99.9। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 0.1 का। तो अब हमेशा 0.1 ही थोड़ी रहेगा, 0.05 भी आ सकता है, 0.01 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये जो हल्का डिफरेंस होता है ना, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डीपी से। तो अब उसके बाद हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए, सिंस द प्रोसेस इज रिवर्सिबल therefore there is an infinitesimally small difference between ये डिफरेंस को, चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस, ये डिफरेंस को डिनोट किया डीपी से, बिटवीन ड्राइविंग प्रेशर एंड अपोजिंग प्रेशर। अब ये स्टेटमेंट का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है? सुनो, ये स्टेटमेंट को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दैट इज कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है ना ड्राइविंग और अपोजिंग प्रेशर में, मतलब ड्राइविंग नीचे का प्रेशर और ऊपर के प्रेशर में बहुत कम डिफरेंस आएगा। कौन ज्यादा रहेगा? नीचे वाला ज्यादा रहेगा ना। मतलब ऐसा P माइनस P एक्सटर्नल अगर मैं करूंगा तो यहाँ से वो थोड़ी वैल्यू आएगी, जैसे ये 100 है, ये 99.9, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.1। कैसे मालूम किया? सर मैंने P और P एक्सटर्नल को माइनस किया, तभी आया ना वैल्यू। मतलब P माइनस P एक्सटर्नल को ऐसे लिख सकता हूँ dP, हल्का सा डिफरेंस आएगा जिसको हम लोग ने डिनोट किससे किया? dP से। तो मेरे को ये बता, देयरफॉर एक्सटर्नल प्रेशर कितना आएगा? ये एक्सटर्नल प्रेशर को यहाँ भेज दिया, माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, और dP को इधर भेज दिया, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर ऐसा आएगा। चलिए स्टेटमेंट में और थोड़ा सही से लिखता हूं। इसको इधर भेजा तो ये माइनस हो गया, और ये एक्सटर्नल प्रेशर को उधर भेजा, माइनस से प्लस हो जाएगा ऐसा। मतलब मेरे को ऐसे ही मिला, तीन से 4 मार्क्स का डेरिवेशन आता है, और पूरे का पूरा डेरिवेशन सिंपल है, सिर्फ यहां तक का अपने को समझ में आना चाहिए। जो मैंने लिखा, अगर यहां तक अपने को समझ में आया तो पूरा डेरिवेशन कैसे हो जाएगा। मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, क्वेश्चन क्या दिया है, एकदम ध्यान से सुन। एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, आइसोथर्मल की कंडीशन को एकदम लास्ट स्टेप में यूज करेंगे, फिलहाल रिवर्सिबल इंपॉर्टेंट। एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस में जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला डिराइव करने का, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है। तो मैंने क्या अज्यूम किया, जो नीचे का प्रेशर है वो P है, और जो ऊपर का प्रेशर है वो P एक्सटर्नल है। नीचे के प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग प्रेशर, और ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है उसको एक्सटर्नल बोलते हैं, वो P एक्सटर्नल है, P एक्सटर्नल। अब क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है तो दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। ड्राइविंग प्रेशर जो नीचे वाला प्रेशर है वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, किससे? ऊपर वाले से, तभी तो पिस्टन हल्का ऊपर जाएगा ना, पिस्टन हल्का सा ऊपर जाएगा। तो क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि ड्राइविंग प्रेशर ज्यादा है। मतलब ऐसा बोल सकता हूँ, ड्राइविंग प्रेशर माइनस एक्सटर्नल करूंगा तो थोड़ा कुछ छोटा सा एक वैल्यू आएगा, वो छोटे से वैल्यू को डीपी से डिनोट किया। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जो है ना वो ड्राइविंग से थोड़ा सा कम है, ये इसका मतलब। समझ में आ रहा है क्या? अब मेरे को बता, क्योंकि ड्राइविंग एक्सटर्नल प्रेशर कम है, मतलब ऊपर का जो प्रेशर है वो कम है, नीचे का प्रेशर ज्यादा है, तो इससे क्या होएगा? पिस्टन थोड़ा सा ऊपर मूव होएगा। मैं बोल सकता हूं देयरफॉर
piston moves. अब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, और थोड़ा सा डिफरेंस होने की वजह से पिस्टन भी हल्का ही मूव होएगा। याद रखना, अब ये पिस्टन इधर आ जाएगा, ऐसा दिख रहा है, ये थोड़ा सा मूव हुआ, तो जो वॉल्यूम में चेंज आया है ना, ये बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, इसलिए डीवी से डिनोट किया। Therefore the piston move by small volume dV, मतलब अब जो पिस्टन थोड़ा सा मूव हुआ, जिससे वॉल्यूम में चेंजेस कितना आएगा, बड़ा चेंज होता है तो उसको डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। जो इससे पहले था, एक झटके में पिस्टन ऊपर चला गया तो डेल्टा वी का वॉल्यूम चेंज हुआ। यहाँ पिस्टन थोड़ा सा मूव हुआ, वॉल्यूम में चेंज थोड़ा सा आया, इसलिए डीवी से डिनोट किया। डीवी मतलब स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, समझा? तो अब मेरे को बता, इसके पहले डेरिवेशन में भी हम लोग ने किए थे, वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? एक लाइन और लिख रहा हूं, बस हो जाएगा। हेंस, अब क्योंकि पिस्टन थोड़ा सा ऊपर मूव हुआ ना, और अगर पिस्टन थोड़ा सा ऊपर मूव हुआ, इसका मतलब पिस्टन पे क्या हुआ, वर्क हुआ। हेंस ए स्मॉल वर्क is done which is given by, अब ये वर्क को हम लोग ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये वर्क स्मॉल है तो इसको भी dw से। वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। इस केस में चेंज इन वॉल्यूम है dv। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, अभी अपन ने इक्वेशन हमने डिराइव की है, और चेंज इन वॉल्यूम dv। अब ये dv को अंदर ले लूंगा मैं, तो जब ये dv अंदर जाएगा तो p से भी मल्टीप्लाई होगा, dp से भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये ऐसा होगा p dp। भाई कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या हो रहा है? अच्छे से एक बार इसको देख, अब हम लोग उसको रब कर देंगे और यहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? अच्छे से देखो क्या लिख रहा हूँ, एकदम सिंपल सी लॉजिक के ऊपर है। साइंस जो है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसी चीज नहीं जो हम लोग को समझ ही ना आए, ये हम लोग के प्रैक्टिकल लाइफ पे बेस्ड है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस में नीचे का प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर का कम, लेकिन डिफरेंस कम होता है ना, तो पिस्टन हल्का सा ऊपर आएगा। हल्का भी मूव हुआ, मूव तो हुआ ना, मतलब वर्क होएगा, लेकिन इस केस का वर्क जो रहेगा थोड़ा सा रहेगा क्योंकि पिस्टन हल्का मूव हुआ, तो क्योंकि वर्क थोड़ा सा होगा इसलिए इसको डिनोट किया डीडब्ल्यू से। एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब इस केस में एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, P माइनस dP, बस ये dV को अंदर भेज दिया, दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। अब एक छोटी सी लाइन और लिख देता हूं, फिर तुम लोग उसको लिखो अच्छे से। dP एंड dV, मेरे को पता dP क्या है। dP सर छोटा सा प्रेशर में डिफरेंस, नॉर्मली इसका वैल्यू 0.01 0.1 ऐसा होता है, ये एक छोटा वैल्यू है। dV स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, उसका भी वैल्यू ऐसे ही कुछ होता है 0.5। अगर ये लोग दो छोटे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 5 1 जा 5, और डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद हो जाएगा, मतलब नंबर दिख रहा और छोटा हो जाता है। जब दो छोटे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते ना तो नंबर और छोटा हो जाता है, और वो इतना छोटा हो जाता है कि उसके रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग के आंसर में। तो वही जिसको मैं लिखने जा रहा हूं, बट dP एंड dV आर स्मॉल वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, सो देयरफॉर dP into dV, तो dP और dV का मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ही स्मॉल हो जाएगा, और जब कोई चीज बहुत ज्यादा ही छोटी हो जाती है ना तो उसको इनफाइनाइट वेरी स्मॉल बोलते हैं। एंड कैन बी नेग्लेक्टेड ऑल्सो,
उसको हम लोग हटा सकते हैं, उसको नहीं देखेंगे। भाई समझ में आ रहा है कुछ? एक बार इसको अच्छे से कॉपी कर लो, देख लो क्या होगा। मैं यहाँ के पार्ट को रब करता हूँ। तो अब मेरे को बता, अगर मैं इस चीज को नेग्लेक्ट कर दूं, नेग्लेक्ट मतलब हटा दूं, देखी मत, इसको हटा दे, तो क्या बचेगा वर्क डन का फॉर्मूला? तो ये हम लोग को वर्क का फॉर्मूला मिला। कौन सा वर्क? सिर्फ पिस्टन यहां से यहां गया तो जो वर्क होगा ये मिला, लेकिन मेरे पिस्टन को जाने का कहां पर है? मेरे पिस्टन को यहां आने का, पूरा ऐसा ऊपर थोड़ा 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 मूव होके जाएगा ना। तो टोटल वर्क अगर मेरे को फाइंड करने का तो कैसे फाइंड करूंगा? तो हम लोग ने इससे पहले भी देखे, जब कोई चीज बहुत स्लो स्लो होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वर्क फाइंड करने का और उस वर्क को इंटीग्रेट कर देने का। टोटल वर्क हम लोग को ऐसा मिलेगा। बराबर। अब मेरा पिस्टन कहां से कहां जा रहा है? यहां से यहां जा रहा है ना। तो जब पिस्टन यहां था तो अंदर की जो वॉल्यूम थी वो वॉल्यूम V1 था, और जब पिस्टन ऊपर गया तो अब जो अंदर की जगह बची, पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो अंदर जगह ज्यादा हो जाएगी, तो अब जो वॉल्यूम आ रहा है वो क्या आ रहा है? V2 आ रहा है। मतलब मेरे को इंटीग्रेशन करने का है V1 से V2 के बीच में। यहां मैं लिख दे रहा हूं, when V1 and V2 are initial and final volumes। अब बहुत अच्छे से तो देखो, क्योंकि यहाँ पर D के आगे क्या V आया है, dV वाला टर्म आया ना, मतलब मेरे फॉर्मूले में भी कहीं ना कहीं V होना चाहिए। तो क्या प्रेशर में कहीं V का कोई प्रेशर का ऐसा फॉर्मूला है जिसमें V आए? हाँ सर, हम लोग ने पढ़े हैं 11th में, तो कितनी बार पढ़े, हम लोग को मालूम है। आइडियल केस में अपन ने एक इक्वेशन पढ़े थे, तो मेरे को बताया यहां से P कितना आएगा। क्वेश्चन क्या है मालूम? सर ऐसा करना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, क्योंकि D के साथ कौन सा अल्फाबेट V, मतलब उससे पहले भी V वाले टर्म होना चाहिए। अगर ऐसा होता ना कि P के टर्म में V आ ही नहीं सकता था, तो फिर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं होता है, फिर वो कांस्टेंट हो जाता है, उसको बाहर ले लेते हैं। लेकिन नहीं, प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड है, तो उसको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो अब मेरे को बता, मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा वर्क का? प्रेशर की जगह N R T, ये प्रेशर की जगह रखा, उसके आगे क्या है? बस। अब ज्यादा इसके आगे का पूरा पार्ट मैथमेटिक्स है, कोई केमिस्ट्री से उसका रिलेशन नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, D के साथ क्या V है ना, तो V वाले टर्म को ही अंदर रखने का, बाकी सबको बाहर दे दो।
समझा क्या किया, nRT को बाहर लिया 1/v dv, अब उसको इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। ये डायग्राम भी रख कर रहा हूं, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/v, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, मैथ्स में x के टर्म में लिखते हैं ना, इसलिए हम लोग को याद रहता है। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ x। लेकिन अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री में हम लोग ये वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखते हैं तो मॉड्यूलस लिखने की जरूरत नहीं होती, वो खाली मैथ्स में आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मॉड्यूलस की जरूरत नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में हम लोग को नंबर्स नहीं दिए होते हैं, x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। यहाँ जब न्यूमेरिकल करेंगे तो अपने को वॉल्यूम दिया रहेगा 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा रहेगा, नेगेटिव का वॉल्यूम थोड़ी रहेगा, तो मॉड्यूलस लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो वैसे ही 1/v का क्या होगा इंटीग्रेशन log v, v के टर्म में ना, तो v के टर्म में, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट्स है। तो यहाँ पर क्या करने का, इसके आगे जो आंसर आएगा ना इसमें नहीं आएगा, तो पहले से कांस्टेंट है, पहले से था। इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा इसमें लिमिट लिखना पड़ता है, लोअर लिमिट v1 अपर लिमिट v2, मतलब कहां से कहां वो एक्सपांड हो जाता है। अब पहले ऊपर वाली वैल्यू रखेंगे, फिर नीचे वाली वैल्यू। यही वर्क को, ये जो वर्क हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग ऐसा मैक्स भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम वर्क होता है। log a माइनस log b का फॉर्मूला log a अपॉन b। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है, जैसे पहले भी मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ, केमिकल काइनेटिक्स में, मैथ्स के फॉर्मूले से जो लॉग आता है, ये लॉग कहाँ से आया, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से। तो इसका बेस कुछ नहीं है, मतलब इसका बेस ई है, जब कुछ बेस नहीं होता है तो ई होता है। ऐसे लॉगरिथम को नेचुरल लॉग बोलते हैं, यही लॉग को ऐसा ln भी लिख सकते हैं, और सिंपली लॉग लिखा तो भी चलेगा। लेकिन हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो लॉग टेबल अपने को दिया हुआ रहता है उसमें बेस 10 होना चाहिए, इधर कुछ नहीं है, मतलब बेस ई है, तो अपन क्या करेंगे, अब ये बेस को 10 करेंगे, इधर कुछ नहीं है मतलब ई है बेस, तो अपने को ई नहीं चाहिए, अपने को 10 चाहिए। मेरे को ये लॉग का बेस 10 चाहिए ताकि मैं लॉग टेबल यूज कर सकूं। तो अगर e को 10 में चेंज करने का, देखो मैं e को 10 में चेंज किया, तो हम लोग को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303, तो ये बना मेरा वर्क डन का फॉर्मूला। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। एक और फॉर्मूला है इससे रिलेटेड, बस 2 लाइन का। अब मैं आइसोथर्मल वाली कंडीशन यूज करूंगा। अब है तो ये सब 11th का ही टॉपिक, लेकिन हम लोग 11th में थोड़ा सा अच्छे से नहीं पढ़े थे, या पढ़े भी थे तो भूल गए हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है ना, उसमें एक छोटा सा रूल सेटिस्फाई होता है, और वो रूल ये होता है, अब जैसा फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को समझाने जा रहा हूं, ये मेरा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पहले पिस्टन यहाँ था, ये स्टार्टिंग में पिस्टन था, फिर बाद में यही पिस्टन कहाँ चला गया, ऊपर आ गया। ध्यान से समझो,
जब पिस्टन यहाँ था तो अंदर की गैस का वॉल्यूम था V1, बराबर। जब पिस्टन ऊपर गया तो अब जगह वही गैस के पार्टिकल्स उतने ही है, लेकिन अब जगह बढ़ गई ना, तो अब वॉल्यूम हो गया V2। तो मेरे को बता, क्या प्रेशर भी दोनों केस में अंदर का सेम रहेगा क्या? नहीं सर। जब प्रेशर का मतलब क्या, प्रेशर आ रहा कहां से, गैस के मॉलिक्यूल में पिस्टन को टकरा गए, पिस्टन को टकराने की वजह से वो लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे। पहले केस में जब पिस्टन यहां था तो गैस अंदर जगह कम थी ना, तो गैस के मॉलिक्यूल जोर जोर से टकरा रहे थे, तो उस केस का प्रेशर था P1। अब जब पिस्टन ऊपर गया तो अब अंदर जगह ज्यादा हो गई ना, अब पिस्टन को टकराने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा तो टाइम ज्यादा ले लेगा, मतलब अब प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब जो प्रेशर है वो P2 है, समझा? वॉल्यूम चेंज हुआ तो प्रेशर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। वॉल्यूम और प्रेशर में अपोजिट रिलेशन होता है, वॉल्यूम बढ़ा ना तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, समझे? आइसोथर्मल प्रोसेस में पहले केस में जो वॉल्यूम था वो और जो प्रेशर था वो, अगर ये लोग दोनों को मल्टीप्लाई करो, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया प्रेशर को और वॉल्यूम को, तो ये एग्जैक्टली इक्वल रहेगा। अभी देखना, पहले केस में वॉल्यूम कम था लेकिन प्रेशर ज्यादा था। सेकंड वाले केस में क्या हुआ, वॉल्यूम ज्यादा हो गया लेकिन प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। दोनों एक दूसरे को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं ना कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जैसा फॉर एग्जांपल पहले वॉल्यूम था पहले 5 लीटर और प्रेशर था 10 था, मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 50 आएगा। लेकिन अब क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया ना, अब वॉल्यूम हो गया 10, तो जब वॉल्यूम 10 होएगा ना तो प्रेशर अपने आप को कितना कर देगा, 5 कर देगा, ताकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हमेशा सेम हो। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेम होता है, P1 V1 इक्वल रहेगा। तो मेरे को ये बताओ, V2 को वही रख दिया, V1 को उधर भेज दूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, और P2 को इधर ले लिया तो आ रहे कुछ समझ में? ये वॉल्यूम उधर गया, ये प्रेशर इधर आ गया, मतलब P2 अपॉन V1 कितना आया, P1 अपॉन P2 आया। तो यही फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूं, सब एज इट इज रहेगा। मैं V2 अपॉन V1 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, P1 अपॉन P2। तो ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन वन एंड 2 are the required expression। ये मेरा फॉर्मूला, समझा क्या था? ये हम लोग को डिराइव करने का, अच्छे से देखो उसको क्या हुआ।